अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इस्माइल है। मैं बतौर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट अल एहसान हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में होगी। एंजियोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे गालिबन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा होगा जो ना वाकिफ़ होगा। बहुत फ्रीक्वेंटली आपने सुना होगा क्योंकि हार्ट की बीमारियाँ इतनी कॉमन है। ऑलमोस्ट हर गली मोहल्ले में मेरा ये ख्याल है कि ऐसा कोई ना कोई पेशेंट होगा जो कि जिसकी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हुई होगी। ये एक टेस्ट है जिसके ज़रिए हम दिल की खून की नालियों को तफसील से देखते हैं। और इससे पहले जो भी टेस्ट होते हैं, एको हो गई, ईसीजी हो गई या ब्लड के टेस्ट हो गए, वो हमें एक इनडायरेक्ट एविडेंस बताते हैं कि हार्ट की ओवरऑल कैफियत क्या है। एंजियोग्राफी वो टेस्ट है जो कि हमें डायरेक्टली जो जिसके अंदर हमें खून की दिल की नालियाँ नजर आती है। अगर सिर्फ हम एंजियोग्राफी की बात करें तो ये एक 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर होता है जनरली। और इसके अंदर यूजुअली बाजू 90% ऑफ केसेस में बाजू से ही एक्सेस ली जाती है, या अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो उसके अंदर टांग से एक्सेस ली जाती है। जिस तरह कैनुला लगता है उस तरह एक कैनुला डालते हैं आपकी बाजू या टांग की आर्टरी के अंदर, और उस कैनुले के जरिए एक कैथेटर होता है जिसको हम दिल तक लेके जाते हैं और दिल की हम तस्वीरें लेते हैं। इस प्रोसीजर के लिए कोई पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती और सिर्फ इस जगह को जहाँ से एंजियोग्राफी की जा रही होती है उससे सुन किया जाता है। और तकरीबन मेजॉरिटी पेशेंट्स में 90-95% पेशेंट्स के अंदर इस प्रोसीजर के अंदर कोई खास पेन पेशेंट को नहीं होती। पेशेंट कंफर्टेबली लेटा होता है और उसके टेस्ट जो आते हैं 15-20 मिनट्स बाद पेशेंट को हम जो प्रोसीजर रूम होता है उससे वार्ड के अंदर ले आते हैं। 2 आवर्स तक पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं और 2 आवर्स के बाद पेशेंट, अगर नॉर्मल एंजियोग्राफी हो तो यूजुअली 2 आवर्स के अंदर पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर बाजू से प्रोसीजर हुआ हो और अगर टांग से प्रोसीजर हुआ तो 6 to 8 आवर्स के अंदर पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर एंजियोग्राफी के अंदर कोई ऐसी बीमारी नजर आए जिसका इलाज करना बहुत ज़रूरी हो उसी वक्त, जिस तरह के हार्ट अटैक के अंदर अगर मरीज को ऑनगोइंग पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा है या अल्लाह ना करे दिल की तरतीब बेकायदा हुई हुई है, तो उस केस में कभी कभार इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी करनी होती है, यानी कि दिल में इमरजेंसी के तौर पे स्टेंट डालना होता है। तो उसके लिए भी वही कैनुला डला हुआ होता है जिससे एंजियोग्राफी की होती है। उसी के जरिए बस आप एक और मुख्तलिफ किस्म का कैथीटर लेके आते हैं और उस कैथीटर के जरिए आप उस खून की नाली को पहले थोड़ा खोलते हैं बलून्स के साथ, और बलून से खोलने के बाद वहाँ पे एक स्टेंट डिप्लॉय कर दिया जाता है। अगर इमरजेंसी की सिचुएशन ना हो तो फिर जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, इसने एंजियोग्राफी की भी होती है, वो डिसाइड करता है क्या उस एंजियोग्राफी की बेसिस पे कि क्या इसको हम इस पेशेंट को हम दवाइयों पे रखें या इसकी हम स्टेंटिंग करें, या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमारी हो जिसके अंदर अगर 3 खून की नालियों में तंगी है या ऐसी तंगी है जिसके साथ पेशेंट को शुगर भी है, तो उसके अंदर फिर वो कार्डियक सर्जन का ओपिनियन भी लेता है फॉर कॉर्नियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी के, जिसे ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं। इसके बारे में लोग अमूमन समझते हैं कि ये कोई बहुत खतरनाक प्रोसीजर है, एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग और बाईपास से सब प्रोसीजर। लेकिन ये है कि मेरे आपको जो एक कॉमन लॉजिक जो उसको अपील करती है वो ये है कि देखें, इंसान को इलाज से नहीं डरना चाहिए, बीमारी से डरना चाहिए। अगर डर तो डरना चाहिए ही नहीं, लेकिन डरना भी चाहिए तो बीमारी से डरना चाहिए। तो ये तो इलाज है और इस इलाज के हर चीज़ का दुनिया में रिस्क बेनिफिट होता है। अगर एक स्टैंडर्ड एंजियोग्राफी हो रही है या एंजियोप्लास्टी हो रही है तो उसके अंदर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लेस देन 1% होता है। और जिस इंडिकेशन के लिए अमूमन एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की जा रही होती है, अमूमन उसका रिस्क जो होता है वो तकरीबन 30 से 40% होता है। सो आपके पास एक तरफ 1% रिस्क है और एक तरफ आपको 30 to 40% रिस्क है। सो आप दोनों कंपेयर करें तो आपको फिर अंदाजा होगा कि क्या चीज़ इंडिकेटेड है, क्या चीज़ इंडिकेटेड नहीं है। सो अगर आपके केस में जिसको एंजियोग्राफी एडवाइस हुई भी है और अगर आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो आपको इस बात पे कन्विंस करते हैं कि एंजियोग्राफी होनी चाहिए, तो इस प्रोसीजर को परस्यू करना चाहिए, प्रोवाइडेड आपके रेलेवेंट रिस्क फैक्टर्स मौजूद हों और आपको सिम्टम्स अगर होते हैं। और यूजुअली इट्स अ वेरी रिस्क फ्री प्रोसीजर, ठीक है। और एंजियोग्राफी में तो पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज हो आता है। अगर पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हुई हो तो फॉर 24 आवर्स पेशेंट को एडमिट रखते हैं और 24 आवर्स के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। स्टेंटिंग की सूरत में दवाइयों के साथ एडहेरेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टेंट एक फॉरेन बॉडी होती है जिसके गिर्द ब्लड क्लॉट कर सकता है। सो इस केस में आपको आपके डॉक्टर साहब खून पतला करने की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयाँ और शुगर के अलावा कुछ दीगर दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे जिनके साथ आपकी जो एडहेरेंस है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे स्टेंट बंद भी हो सकता है, उसमें खून का लोथा जम सकता है और बड़ा हार्ट अटैक हो सकता है जो कि अल्लाह ना करे लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। सो इन कंक्लूजन, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकर हैं, आपकी एज 55 या 60 से ज़्यादा है और आपको सांस फूलता है, छाती में दर्द होता है और उस केस में आपकी ईसीजी या एको या एक टेस्ट होता है एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, अब उसमें कोई ख़राबी है तो आपका डॉक्टर शायद आपको एंजियोग्राफी तजवीज़ करे और उसकी बेसिस पे शायद स्टेंटिंग या बाईपास की आपसे बात करें। ये प्रोसीजर्स मेडिकल की दुनिया में उन चंद प्रोसीजर्स में से हैं जो कि आपके ईयर्स ऑफ सर्वाइवल में इजाफे का बायस बन सकते हैं। सो अगर रिस्क टू बेनिफिट को कंपेयर किया
किया जाए इस तरह के पेशेंट्स में तो इन प्रोसीजर्स का बेनिफिट ज़्यादा होगा बनस्बत रिस्क के, और केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स के अंदर ये एक नहायत मुफीद चीज़ साबित हो सकती है। सो हमें सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इस हद तक बीमारी ना ही जाए, और अल्लाह ना करे अगर इस हद तक बीमारी आ जाए तो फिर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नागुज़ीर हो सकती है और हमें फिर उस वक्त ऑपरेट करना चाहिए।